विक्रमगंज में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी वाली पूर्व पत्रकार प्रिय रंजन जी, यहाँ से हमने के बातचीत हुई, बहुत से लोग भी जुटल बा और का लक्ष्य बा पत्रकारिता छोड़ने के बाद हुआ शिक्षक के निर्वाचन में का है। देखिए, आपको मैं साफ बता दूं कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चयन करने के पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो मैं 2 साल और नौकरी कर सकता था। नौकरी करने के बाद 225 का एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र का चयन करके उससे लड़ लेता और राजनीति में विधायक बनता या हारना जितना तो वो बात की बात है। लेकिन ये 42 विधानसभा क्षेत्र, 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और 8 जिले में फैले इस विशाल क्षेत्र का अगर मैंने चयन किया है तो इसके पीछे एक संकल्प है, जो संकल्प मैंने अपने पिता के सामने लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे लगा कि अब शिक्षकों की ताकत जरूरी है। उस ताकत के बिना मैं उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तब मैं अपनी नौकरी से VRS लेकर मैं शिक्षकों के बीच सेवक बनने के लिए आवेदन लेकर संकल्प बताइए, का संकल्प है बताते हैं। मेरा संकल्प था, जब 2005 में एक दिन की बात है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको इसके साथ बता दूं थोड़ी। मेरे पिताजी की आंखें डबडबा गई और वो अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें डबडबाई तो मैंने पूछा कि पिताजी क्या बात है। नक्शे में उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि हम लोग 17-18 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने विद्यालयों का सरकारीकरण कराया और मेरे पिता बड़े संघनिष्ठ थे और अपने जमाने के अच्छे शिक्षक भी थे। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के शिक्षकों ने लंबे संघर्ष के बाद इन विद्यालयों का ये कराया और उस समय जो दानदाताओं ने जमीन, भवन और उपस्कर दिए थे वो सारी संपत्ति सरकार ने ली, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। हम लोगों को भी सरकार ने अपना बना लिया और हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित हो गए। लेकिन अब जो है 2005 के बाद जो बहाली होगी वो बहाली होगी, उसमें संपत्ति तो सारी सरकार की हो गई लेकिन शिक्षक गैर सरकारी हो गए। अब वही कारण है कि अभी आपको शिक्षक समान काम और समान वेतनमान की लड़ाई इसी चलते हार भी गए कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो गैर सरकारी हैं। गैर सरकारी व्यक्ति को समान काम और समान वेतनमान का फॉर्मूला। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया था, पिताजी को ये वादा किया था, पिताजी आपने स्कूलों का सरकारीकरण कराया था, मैं शिक्षकों का सरकारीकरण कराऊंगा। इस संकल्प के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और ऐसे विद्यालयों का सरकार अधिग्रहण न करके 2 कमरे वाले मिडिल स्कूल का उत्क्रमण कर दे रही है तो ये किसी के कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिन लोगों ने अब शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए अपनी जमीन और अपनी भूमि और अपना संपत्ति दान में देकर ये विद्यालय खोले थे। मित्र, यही लक्ष्य है मेरा और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। आप जानते हैं हम भी पत्रकार थे, आपके पत्रकारिता। अभी कौन पार्टी से हुआ कैंडिडेट बने? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मुझे समर्थन प्राप्त है। अब उसकी घोषणा होना अभी बाकी है। घोषणा होते ही ये कैंडिडेट का सारा चीज, कैंडिडेटर सभी दलों का जब चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों का स्पष्ट होगा। लेकिन मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल से माना जाओ कि सरकार भी रहोगे रउआ अगर जीत जाए तो शिक्षक के बहुत भला हो। देखिए, रुआ के बता देंगे, रुआ राव सवाल भोजपुरी में बा, हम जवाब चाहता नहीं कि भोजपुरी में दे दिए। रुआ के साफ हम बोल देता नहीं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं है जो इतना बड़ा कदम उठा सके। मित्र, आपको उदाहरण मैं दे रहा हूं। आज के पहले जितने भी चुनाव हुए सब जात पात, रंग भेद और कई दूसरे तरह के हथकंडों पर चुनाव लड़े गए। पिछला विधानसभा चुनाव में देश का एकमात्र नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जिसने चुनाव में रोजगार और युवकों को मुद्दा बनाया है चुनावी। आप उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़े। यहाँ तो महंगाई भी है बहुत बड़ी बात, वह भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन फोकस हमारा है रोजगार और युवा। उसके अंदर ही ये आता है। अगर शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा।
शिक्षक 2 लाख रुपया वेतन पा रहा है और हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक साल में 1 लाख रुपया का अनुदान पर पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये भी, और हमारे ऐसा नहीं है कि एफिलिएटेड कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, एफिलिएटेड कॉलेजों में पढ़ाई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो एफिलिएटेड कॉलेज के लड़के आज टॉप नहीं करते। एफिलिएटेड कॉलेज अब सरकार अनुदान देने में भी जांच करती रहती है बार बार। मैं सरकार पर ये सारी चीजें, देखिए ये सारी व्यवस्था जो है सिर्फ इसलिए हो रही है, ये सारी गलतियां सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारे जो शिक्षक वर्ग के जो प्रतिनिधि होते हैं वो शिक्षकों का हित साधने के बजाय वो स्वहित, अपना हित साधने में लग जाते हैं और शिक्षकों की ताकत लेकर वह वकालत करने के लिए जब विधान परिषद में जाते हैं तो वहां शिक्षकों की वकालत करने के बजाय वो सरकार की वकालत करते हैं। इस व्यवस्था को बदलना होगा। एक बात और मैं बता दूं, राज्य में 715 अनुदानित विद्यालय है। एफिलिएटेड कॉलेज के अलावा विद्यालय भी अनुदानित है। 1980 में जब विद्यालयों का सरकार लगभग 3300 विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ, उसके विद्यालय जो प्रस्वीकृत विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालय जो खुले प्रस्वीकृति का आदेश लेकर, वो विद्यालय जो खुले, वैसे विद्यालयों की संख्या राज्य में 715 है। ये 715 विद्यालय के शिक्षक ये भी 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये के अनुदान के लिए परेशान। ये मैं कल गया था गया के एक कॉलेज में, स्कूल में, सॉरी ऐसे ही स्कूल में, मैं सोचा कि ये राजकीयकृत विद्यालय होगा, लेकिन पढ़ाई चल रही थी बाजाबता, बिल्डिंग, भवन, उपस्कर, सारी चीज, प्रयोगशाला तक वहां व्यवस्था थी। लेकिन जब मुझे मीटिंग बैठक हुई और छात्रों से, शिक्षकों से बात किया तो पता चला कि ये अनुदान का मतलब है कि राज्य की उच्च शिक्षा की आधी हिस्सेदारी निजी हाथों में है, आधी जिम्मेदारी निजी हाथों में है और वो निजी हाथ के जो कॉलेज हैं वो आज अनुदान के झुनझुना जो सरकार ने दिया है उसमें फंसे हुए हैं। हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के लोग, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक इस बात को भूल गए हैं कि कॉलेज कंस्टिट्यूएंट भी होता है, कॉलेजों का अंगीभूतीकरण भी होता है। मैं इस वादे के साथ आया हूं कि 1986 के बाद 36 कॉलेज 1986 में जब हुआ था, उसके बाद एक भी कॉलेज अधिग्रहण नहीं हुआ, एक भी कॉलेज का अंगीभूतीकरण नहीं हुआ, लिहाजा और आबादी बहुत बढ़ती चली गई है। सरकार पर यह दबाव बनाना होगा कि हमारे जो पात्रता रखने वाले जो कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं और जो मानदंड पर खरा उतरते हैं, उनका निश्चित रूप से अंगीभूतीकरण होना चाहिए। मैंने कि शिक्षक जो है, जो विद्यालय है उसमें अतिथि शिक्षक कोई अलग से नहीं है, उसी विद्यालय के अंग है और अतिथि शिक्षकों का अलग से जब एजेंडा है आपका, तो मैं कोई भी अतिथि शिक्षक, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं और हमारी बात इस मुद्दे पर सरकार से हो रही है, हुई भी है और कई अतिथि शिक्षक अब समायोजित किए जाएंगे जो स्टेट और जो परीक्षा पास कर चुके हैं, दक्षता परीक्षा, लेकिन उनकी कुछ एक ऐसी समस्या आ रही है, कुछ ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन लोगों ने वो पात्रता परीक्षा नहीं पास की है और उनकी आयु अधिक हो गई है। मुझे उसके लिए सरकार से बात करना है और उसके लिए भी एक नया विकल्प बनाना है। ये मेरा एजेंडे का यह भी एक हिस्सा है। कोई स्कूल में सभी जो अगर स्कूल के नियोजित शिक्षकों की बात करेंगे तो अतिथि शिक्षक नियोजित शिक्षकों से अलग नहीं है। मेरा मुद्दा वही है कि सभी शिक्षकों को, अब तो इतने तरह के शिक्षक हो गए हैं सरकार में, स्कूलों में मेरा 3 एजेंडा है। सरकारी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित कीजिए और मान्यता संबद्धता प्राप्त कॉलेजों का अधिग्रहण कीजिए और 715 प्रस्वीकृत विद्यालयों का अधिग्रहण, यही हमारा मुद्दा है। अतिथि शिक्षक खातिर पूछे तो आपको क्या लग रहा है इस बार आपके साथ क्या होना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि मुझे मत मिले, प्रथम वरीयता का शिक्षक मुझे सब मत दे, अपनी ताकत दे, मैं उनकी वकालत करने के लिए। मान कर चला जाए सर कि आपके सामने मतदाता आपके बैठे हुए हैं, बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? मैं अपने मतदाताओं से आग्रह करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप अपने प्रथम वरीयता का ये वोट एक बार प्रिय रंजन को देकर उन्हें अपनी ताकत दें, ताकि मैं सीधा कहता हूं यही कि अगर आपका वकील मजबूत होगा, आप वकील मुझे बनाते हैं अपना, आपका वकील मजबूत होगा,
थोड़ा कमजोर केस भी रहेगा तो मजबूत वकील जीत लेगा, लेकिन अगर वकील आपका कमजोर होगा तो मजबूत केस भी हार जाने की आशंका रहती है। नियमित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, इतने तरह के शिक्षक हैं। मैं किसी शिक्षक का डिमार्केशन नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ शिक्षक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं और सभी शिक्षक एक ही शिक्षक है, सबको सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए और सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था करें। एक सवाल सर लास्ट में सर हम करना चाहेंगे, आप तो काफ़ी क्षेत्रों में घूमकर यहाँ विक्रम